ही कड़कड़ाके की ठंड है उत्तर भारत में। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल और केसीएल फार्मेसी ऐप पर। हम लोग आज बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में एक नया चैप्टर जिसका नाम है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी या ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर डीपीसीओ। ओके, इसकी बात हम करेंगे। तो इसको पहले जानने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में काफी लेक्चर्स आपने पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आपके 5th सेमेस्टर में है, और आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो आप 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं। और ये चैप्टर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जाम और साथ साथ जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जीपैट, फार्मासी एग्जाम, आरआरबी, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। तो स्टार्ट करते हैं कि नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है चैप्टर को हम लोग डीपीसीओ के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। इसकी जरूरत कैसे पड़ी, ये कहानी कहां शुरू होती है? तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि जो बहुत सालों पहले जो फार्मेसी थी भारत में वो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग तक सीमित थी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग? आज आप जाते हैं टैबलेट खरीदते हैं तो डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, आप पुड़िया खोलते हैं, पुल्ले से खाते हैं, पानी गटक लेते हैं, काम चोखा। आप जाते हैं कोई कैप्सूल लेते हैं, उसमें ढेर सारे इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, आप टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, आप सिरप पीते हैं और आपको आसानी से मिल जाता है। लेकिन आज से बहुत सालों पहले तक यह सुविधा नहीं थी, कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग सुविधा थी। डॉक्टर लिखता था कि इसको सैलिसिलिक एसिड, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ओमेप्राजोल कितना कितना देना है, तो फार्मासिस्ट क्या करता, सभी दवाइयों को मिलाता था कॉम्बिनेशन को, फिर उसकी पुड़िया बनाता था और आपको पुड़िया पकड़ाता था और आपसे कहता था ये पुड़िया सवेरे, ये पुड़िया संझा, ये पुड़िया रात को खा लियो भैया, तुम्हारा काम ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम होता था। तो उसमें क्या हुआ, धीरे धीरे एक नई टेक्निक करीब 1950 के बाद 1960 तक एक नया मार्केट डेवलप हुआ जो दवाओं को डोजेस फॉर्म में बना के देने लग गया, टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में। तो ये जो कॉम्बिनेशन मिला के बना के देने वाला काम था कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग का, धीरे धीरे ये फार्मासिस्टों का काम खत्म होने लगा और जो दवाइयां थी वो पैकेट्स के फॉर्म में आने लगी। तो जब स्टार्टिंग में दवाइयां पैकेट्स के फॉर्म में आने लगी तो उस पर कोई एमआरपी और प्राइस नहीं होता था। पहले क्या होता था, आप वैद्य के पास गए, उसने पुड़िया बनाया, अब जैसी आपकी हैसियत होती थी या जिस तरह कपड़ा आप पहन के आए हैं उस हिसाब से आपसे पैसा लेता था। बाद में ये सिस्टम आया कि देखिए 1962 में एक नियम आया, डिस्प्ले ऑफ प्राइस ऑर्डर, यानी आपको हर दवा का जो डोजेस फॉर्म आपने बनाया है उसमें उसकी रेट लिखना पड़ेगा कि आप कितने का बेचेंगे। आप उसमें फ्लक्चुएशन नहीं कर सकते, किसी को 10 रुपए का दिया, किसी को 200 रुपए का दिया, ये फ्लक्चुएशन ना हो, इसलिए एक ऑर्डर आया डिस्प्ले ऑफ प्राइस ऑर्डर 1962। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं, एक आया कंट्रोल ऑफ प्राइस, ये 1963 में आया। जब 1962 में ये रेट आ गया तो लोगों ने क्या किया, रेट बढ़ा के लिखने लगे, 200, 250, 300, मतलब लोग कितना पैसा कमा ले। तो इसके बाद में सरकार ने एक और नियम निकाला 1963 में, दिस इज द कंट्रोल ऑफ प्राइस एक्ट, यानी कि आपका कोई भी रेट आप बहुत बढ़ा के नहीं लिख सकते, आपको एक लिमिट में रखना होगा। उसके बाद भी ये कारोबार धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल बिजनेस इतना बढ़ता गया कि ये बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट बन गया। बहुत ज्यादा पैसे आने लगे, लुटाई शुरू हो गई, लोग पैसे ज्यादा कमाने लगे। ब्रांड के नाम पे, पेटेंट के नाम पे, कोई मेडिसिन जो 10 रुपए की आप खरीद सकते हैं उसको पेटेंट के नाम पे 300 रुपए का बेच रहे हैं। तो सरकार को इस चीज में, सिस्टम में आना जरूरी था। तो सरकार ने क्या किया, सबसे पहले 1966 में, 3 साल के बाद 1966 में एक कानून पास किया जिसका नाम था डीपीसीओ। दिस इज कॉल्ड ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। उसमें सरकार ने बताया कि आपके लिए एक लिस्ट बनाई जिसको बोलते हैं NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उसको शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 में डिवाइड किया और उन्होंने कहा, फिक्स किया कि इस शेड्यूल में यानी इस NLEM के अंदर जो भी दवाइयां आती हैं उनका एक रेट फिक्स रहेगा, आप उससे ज्यादा इसको नहीं बेच सकते। तो जी हाँ, डीपीसीओ का मतलब कुल मिला के यही था कि आप दवाइयों का सरकार ने एक सीलिंग प्राइस डिसाइड कर दिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलिंग प्राइस? वो मैक्सिमम प्राइस जो सरकार तय करती है कि आप इसके ऊपर एमआरपी पे दवा नहीं बेच सकते, उस सीलिंग प्राइस में आपके टैक्स, आपके प्रॉफिट, आपके सारे कुछ ऑलरेडी पहले से एडेड होते हैं। ठीक है, तो अब ये 2020 में हर बार ये 2020 में दवाओं का नई लिस्ट आती जाती है, क्योंकि भाई आप देखते हैं कि हर साल कितनी नई दवाएं डिस्कवर हो रही हैं। ठीक है, पता मान लीजिए सरकार ने निकाल दिया कि ओफ्लॉक्सासिन पे हमने लिख दिया कि आप एक टैबलेट बेचेंगे 8 रुपए का। अगली जनरेशन हमने डाल दिया मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, अब उसको तो नहीं सस्ता बेचे, महंगे वाले सस्ता बेचेंगे।
नया सॉल्ट बना दिया, उसको रेट बढ़ा दिया। डॉक्टर तो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन लिखने लगा। अब जब देखा कि सरकार ने मॉक्सीफ्लॉक्सासिन पे भी बाउंडेशन लगा दिया तो उसका नया सॉल्ट डेवलप कर दिया गेटिफ्लॉक्सासिन, उसका रेट बढ़ा के बेचने लग गए। यानी कि आप डाल हम पात पात, आप डाल हम पात पात, यानी आप रेट बढ़ा कम करते जाएंगे, हम नई मेडिसिन बनाते जाएंगे। तो इसलिए सरकार को, डीपीसीओ को हमेशा समय समय पर बीच बीच पर अपने रेट की नई दवाओं की लिस्ट जारी करनी पड़ती है, और वो लिस्ट के हिसाब से उसमें कुछ मेडिसिन होती हैं जिसका रेट फिक्स होता है, जिसके रेट के ऊपर आप दवाओं को नहीं बेच सकते। तो ये जो लास्ट लिस्ट आई है डीपीसीओ की, वो 2013 में आई लास्ट। अभी उसके बाद से 13 के बाद से भी नहीं आई, फिलहाल 7-8 साल हो गए हैं, फिर आ सकती है। थोड़ी सी हिस्ट्री समझ लेते हैं कब कब आई है, ये डेट आपको याद करना बहुत जरूरी है। पहली लिस्ट आई थी 1966 में, उसके बाद 1970 में, उसके बाद 1975 में, 70 और 75 मैंने लिखा नहीं है, या उसके बाद 1975 में, उसके बाद 1979 1979 में, उसके बाद 1985 में एक लिस्ट और आई 85 में, फिर 1987 में, और उसके बाद 2013 में। यानी इतनी बार डीपीसीओ का रिवीजन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुका है, और हर बार दवाओं की लिस्ट बढ़ती जाती है। सरकार नई दवाओं की लिस्ट बढ़ाती जाती है ताकि उसमें जितनी भी जनरल मेडिसिन है, एसेंशियल मेडिसिन है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, उसका रेट कम से कम कर सके, ताकि बहुत ज्यादा मुनाफा ना कमा सके, जो कंपनियां हैं बहुत ज्यादा रेट ना बढ़ा सके। तो जो लास्ट एडिशन है वो 2013 में आया। अब जो लास्ट एडिशन 2013 में आया है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जीपैट के बहुत ज्यादा बनते हैं किसी भी एग्जाम की। अगर आप एग्जाम कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर तैयारी कर रहे हैं, फार्मासिस्ट की, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 2000 वाला जो 13 था, ये किस कानून के अंदर आता है? ये इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ध्यान समझिएगा, 1955 में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया था। उस एक्ट के अंदर ये जो हमारा जो डीपीसीओ 2013 है, वो रिवीजन इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी आवश्यक उपभोक्ता सामग्री अधिनियम। इसमें क्या होता है कि सरकार एक चीज डिसाइड करती है कि हमारी जरूरी लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी है। इसमें मेडिसिन भी आती है, तेल भी आते हैं, खाने भी आते हैं, अनाज भी आती है, आलू आते हैं, बहुत चीजें आती हैं जिसको इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में सरकार रखती है। तो उस इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के सेक्शन नंबर 3 के अंतर्गत आता है 2013 का डीपीसीओ एक्ट। तो आपको वर्ड याद रखना है, सेक्शन 3 2013 और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं ये कब रिलीज हुआ। आखिरी वाला जो ये था कि कब रिलीज हुआ, ये 15 मई 2013 को सरकार का जो ऑफिशियल गैजेट होता है चली गई थी। तो बात करते हैं हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि ये जो आपका डीपीसीओ 2013 था वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत था। 15 मई 2013 को सरकारी ऑफिशियल गैजेट पे इसको अनाउंस किया गया, इसको मैंने रिलीज किया गया था। दो चीजें और जानने लायक इंपॉर्टेंट है 2013 वाले डीपीसीओ में। इसके अंतर्गत कुल 348 एसेंशियल ड्रग्स को इंक्लूड किया गया था। ध्यान दीजिएगा, 348 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2013 की लिस्ट में कितनी ड्रग्स को इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, 348। दिस इज द ड्रग लिस्ट ऑफ NLEM। क्या है आपको बताया था पहले कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। उसमें से 74 ड्रग्स जो है वो कंट्रोल्ड की गई हैं। कंट्रोल्ड का मतलब है जिसका रेट पहले बढ़ा हुआ था, इसको घटाया गया। बाकियों को तो केवल रेट सेट कर दिया गया, लेकिन कुछ के बढ़े हुए रेट को कम किया गया है। दिस इज द कंट्रोल रेट। उस 348 में से 74 ड्रग्स को कंट्रोल किया गया है। ये बातें आपको जानने लायक बात है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट ने दो चीज सेट किया है, 8 और 16, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी एक परसेंटेज फिक्स किया कि कोई भी कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकता है, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले सकता है। यानी अगर हमारा होलसेलर है तो होलसेलर को 8% मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जाएगा, और अगर वो रिटेल सेलर है तो उसको 16% का मैक्सिमम प्रॉफिट दिया जाएगा। इससे ज्यादा का प्रॉफिट वो गेन नहीं कर सकता। ये भी 2013 के डीपीसीओ एक्ट में ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। अब कौन कौन से शेड्यूल है, कैसे शेड्यूल है इसके, आप अगर केसीएल फार्मेसी ऐप पर देख रहे हैं तो उस ऐप पर इसके वीडियो के नीचे एक वीडियो आपको और मिलेगा। उस वीडियो में सारी लिस्ट वगैरह है, वहां पे जाके आप उसको देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की कि क्या क्या डीपीसीओ के ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या पर्पस है। तो इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आप दवाओं के रेट को कम करिए, इसके साथ साथ से कुछ और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं। जैसे जो फार्मा कंपनियां हैं, भाई एक कंपनी है, वो कंपनी बनाती है पेटेंट ड्रग, तो उस पेटेंट को जब जेनरिक में कन्वर्ट करेंगे तो उसी मेडिसिन को जिसकी सेल बहुत ज्यादा है, कई हजारों छोटी छोटी कंपनियां बनाना शुरू करेंगी, रेट घटेगा,
कंपनियां बनाना शुरू करेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा और रेट घटेगा, तो इसमें पब्लिक को भी फायदा है, कंपनी को भी फायदा है, एम्प्लॉयमेंट को भी फायदा है। तो कई तरीके से इसका पर्पज ऑब्जेक्टिव है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि एक रीजनेबल प्राइस में, सस्ते रेट पे, अच्छे रेट पे जितने भी एसेंशियल मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स है, कैंसर की मेडिसिन है, डायबिटीज की, शुगर की, सब मेडिसिन जो एसेंशियल है उसको एक रीजनेबल रेट पे मार्केट तक पहुंचाना, एक आम पब्लिक तक पहुंचाना, ये पहला इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है टू प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडस्ट्री, जितने भी इंडस्ट्री हैं उस इंडस्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, उनको एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिले, वो सभी उस मेडिसिन को बना सके। और तीसरा है टू मीट द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों में बी फार्मा के लड़के जो बढ़ रहे हैं, डी फार्मा लड़के बढ़ रहे हैं, उनके लिए मेडिकल स्टोर, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए मार्केटिंग, प्रोडक्शन, इन सब में रोजगार के चांसेस ज्यादा क्रिएट होंगे। जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, ज्यादा लोग काम करेंगे, तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। ये इसका मेन पर्पज है डीपीसीओ का, या आप कह सकते हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का। अब इस चैप्टर में हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं दोस्तों। तो डेफिनेशंस में क्या है कि जैसे कि कुछ एग्जांपल से एक्ट, तो एक्ट का मतलब क्या होता है कि नेशनल कमोडिटीज एक्ट 1954 को ही हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को ही शॉर्ट फॉर्म में एक्ट कहा जाएगा। अगर हम एक्ट बोलेंगे तो एक्ट का मतलब हो गया एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। दूसरा होता है ब्रांड। अब ये ब्रांड क्या है? कोई भी लोगो, कोई भी नाम, जैसे मैं कहूँ केसीएल फार्मेसी, तो केसीएल फार्मेसी एक ब्रांड है। अगर मैं उसको कहूँ, मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी, मैं बता रहा हूँ, जैसे केसीएल फार्मेसी कहीं भी वर्ड आएगा तो आपके मन में एक तुरंत इमेज मेरी आपके सामने आपको दिख जाएगी। जैसे एडिडास, रिबॉक, ये सब क्या है? एक अपना ब्रांड। उसी तरह से ब्रांड का मतलब क्या होता है? कोई सिग्नल, कोई लोगो या कोई प्रोडक्ट का कॉपीराइट जो किसी और कंपनी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता, जिसे एक ही कंपनी बनाती है, उसे उस कंपनी का ब्रांड कहा जाता है। सीलिंग प्राइस जानता है क्या होता है दोस्तों? सीलिंग प्राइस वो मैक्सिमम प्राइस होता है जिसको सरकार डिसाइड करती है कि इससे ऊपर आप मेडिसिन नहीं बेच सकते, जिसमें आपके सारे टैक्सेस, वैक्सेस सब कुछ इंक्लूडेड होते हैं। दिस इज कॉल्ड द सीलिंग प्राइस। क्लियर? अगला होता है कि आपका है जेनरिक मेडिसिन। क्या होता है? देखिए, एक मेडिसिन वो होते हैं जो पेटेंट होते हैं, जिसको कंपनियां बनाती है और अपने ब्रांड नेम से बेचती है। जब वो ब्रांड एक्सपायर होता है, जेनरिक नेम पेटेंट एक्सपायर होता है, तो उसे कंपनियां जेनरिक मेडिसिन के नाम पे सस्ती मेडिसिन होती है। और इसका सबसे बड़ी पहचान है कि ये कभी भी ब्रांड के नाम पे नहीं बिकती, वो दवाओं के सॉल्ट के नाम पे बिकती है। जैसे आपसे कहूँ, आप क्रोसिन खरीदने जाते हैं तो वो ब्रांड नेम है। आप पैरासीटामोल की टेबलेट खरीदते हैं तो वो आपका जेनरिक नेम है। तो जेनरिक दवाइयां हमेशा अपने सॉल्ट के नाम से ही बिकती हैं, वो किसी भी ब्रांड के नाम से नहीं बिकती हैं। ठीक है? एमआरपी को आप जानते हैं, दिस इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको निकालते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे आएगा। एक हम लोग बात करेंगे कि एमआरपी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, आप इसको समझ लीजिए कि ये क्या है। ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं कि एमआरपी जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है एमआरपी का, वो क्या होता है? दिस इज द एमसी प्लस सीसी प्लस पीएम प्लस पीसी, ठीक है, प्लस एक्स और प्लस एमएपीई में अपॉन 100 प्लस ईडी। ये आपके सामने फॉर्मूला खुल के आ रहा है। अब ये बारी बारी से जान लेते हैं कि सारी चीजें क्या होती हैं। तो इसमें आरपी का मतलब रिटेल प्राइस है, आपको पता है, जो फुटकर बिक्री वाली बात हो रही है। एमसी का मतलब होता है मटेरियल कॉस्ट, यानी किसी भी कंपनी को बनाने के लिए हमने जो कॉस्ट खर्चा किया है उसको उसका मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। आगे हम बात करते हैं सीसी, कन्वर्जन कॉस्ट। ठीक है, कि उसको मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी सामान खर्च हुआ, जो लेबर कॉस्ट खर्च हुआ, उसे कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। फिर पीएम कॉस्ट, यानी कि पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट, जो भी पैकेज में जो खर्चा हुआ उसको पीएम कहते हैं। फिर पीसी, पैकिंग करवाने में जो खर्चा हुआ उसको पैकिंग चार्ज कहते हैं। ईडी, एक्साइज ड्यूटी, यानी जो भी सरकार टैक्स लगाती है उसे ईडी कहते हैं। और मेप मतलब मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेंड, यानी बनाने के बाद उसको स्टोरेज में ले जाने में जो मैक्सिमम खर्चे होते हैं उसको मेप कहते हैं। और ये बाकी सबके डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन में दिखेगा, आप यहाँ से इसको पॉइंट वाइज, पॉइंट बाई बाई से नोट कर लीजिएगा, सारे जो बने वर्ड्स बोले। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी दवाओं की एमआरपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी ऑफेंसेस, पेनाल्टीज और लिस्ट वगैरह क्या क्या है वो इसके नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी है और प्ले लिस्ट पे भी है, आप ऐप पे भी इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।